एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और यह है मेरी फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की वीडियो। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन लूँगा और 10 में से आपको 10 समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं तुरंत एक नेक्स्ट वीडियो और डालूंगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड होंगे हमारे। ठीक है, ये पहली वीडियो है जिसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद हमारे 20 क्वेश्चन और होंगे जो थोड़े इससे कम अच्छे लेवल के होंगे, क्योंकि देखिए ये थोड़े अच्छे लेवल के हैं और थोड़ा हमें ज़्यादा समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इनकी डिटेल्स भी लिखी हैं साथ ही साथ। तो आप इनको देखिएगा, आपको आई होप कि ये पसंद आएंगे। ठीक है, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। ठीक है, जो रेडियो वेव्स होती हैं आपकी वो रिफ्लेक्ट होके बैक टू द अर्थ किससे आती हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर। देखिए, तो इसका आंसर आपका आयनोस्फेयर है। ठीक है, डी आंसर है। पर क्यों है, मैंने उसका रीज़न भी नीचे लिखा है। देखिए, आप पूरा देखते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं हम। देखिए लिखा है द आयनोस्फेयर इज आयोनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशन। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन होता है, हमारा सोलर रेडिएशन आता है, उससे आयनोस्फेयर क्या होती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, उसमें आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो भी उसके इनर एज में। उससे क्या होता है, एक मैग्नेटोस्फीयर बन जाता है और वो क्या करता है, रेडियो वेव्स को वापस नहीं भेज देता है, अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो आयनोस्फीयर आपका जिम्मेदार होता है, आपका क्या होता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्टेड करने के लिए। किसको, रेडियो वेव्स को। और देखिए अब आयनोस्फीयर क्या है, अब आयनोस्फीयर जो आपका रीजन होता है ना, ये अर्थ के अपर एटमोस्फेयर का है। ठीक है, ये आपका 60 किलोमीटर से ऊपर का एरिया है, या तो 37 माइल से ऊपर का एरिया से लेकर 1000 किलोमीटर तक का। ठीक है, 60 से लेकर 1000 किलोमीटर तक के एरिया में आपका आयनोस्फेयर आता है। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इंक्लूड्स द थर्मोस्फेयर। ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ द मीजोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तब देखिए आयनोस्फेयर में सिर्फ आयनोस्फेयर नहीं आती, कुछ पार्ट आपका थर्मोस्फेयर का भी आता है, कुछ पार्ट आपका मीजोस्फेयर का भी आता है, थोड़ा सा पार्ट आपका एक्सोस्फेयर का भी आता है। क्यों, क्योंकि ये इतने बड़े एरिया में है और देखिए ये थोड़ा थोड़ा आता है, सब में बटी रहती है इस वजह से। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन होता है ना, वो सिर्फ एक लेयर से नहीं क्लियर हो पाता। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जिलेट का आपको रेजर गार्ड आता है, वो क्या 3 ब्लेड देता है। क्यों देता है, कि एक बार में ही पूरा साफ कर दे। तो इसलिए देखिए ये क्या 3 लेयर्स में फैला हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि अगर जो पहले से बच के रेडिएशन दूसरे में आ गया तो वो दूसरा खत्म करेगा, दूसरे से बच के जो तीसरे में आ गया वो तीसरा खत्म करेगा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सब में फैला रहता है। ठीक है, और इट हैज़ पार्टिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज अमॉन्ग अदर फंक्शन इट इन्फ्लुएंस रेडियो प्रोपिगेशन टू डिस्टेंस प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स नहीं, सॉरी प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, प्रैक्टिकल हो, पार्टिकल नहीं है, सॉरी। तो इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये जो करता है, ये रेडियो प्रोपिगेशन होता है अलग अलग प्लेसेस में। ठीक है, देखिए हर जगह का रेडिएशन जो होता है प्रोपिगेशन वो अलग होता है। ठीक है, हम नहीं कह सकते यहाँ पर जो हो रहा है वो दूसरी जगह भी सेम होगा, डिपेंड करता है वहाँ के इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो उनको इन्फ्लुएंस करने के भी ये काम आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आयनोस्फीयर। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि हाई स्प्रिंग टाइड्स अकर एट ए न्यू मून एंड फुल मून बिकॉज। देखिए जो हाई स्प्रिंग टाइड्स होती हैं आपकी, जो न्यू मून पे या फुल मून पे होती हैं, ठीक है, वो क्यों होती हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके रीज़न की हम बात करें तो देखिए जब भी आपका न्यू मून होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मून होता है फुल होता है एकदम पूरा। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, वो मून का और सन का कंबाइंड हो जाता है। देख सन तो कहीं नहीं जा रहा क्योंकि हम तो सन के चक्कर लगा रहे हैं। फुल मून में क्या होता है, जो आपका अर्थ होती है और सन होता है और मून होता है ना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी तरफ होता है वो कम होता है, प्लस मून का। ठीक है, मून का और सन का एक साथ मिलकर ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से हाई टाइड्स आपकी और ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये है इसका रीज़न।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट की हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए इसमें से पूछा कि कौन सा आपका सरफेस टेंशन का रिजल्ट नहीं है। देखिए कॉन्वेक्स शेप जो होती है लिक्विड की वो हमारी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। लिक्विड राइजिंग इन कैपेबिलरी ये भी हमारी सरफेस टेंशन का एक रीज़न है। स्फेरिकल शेप ऑफ मरकरी जो फॉलोइंग ऑन द फ्लोर ये भी हमारी एक सरफेस टेंशन की वजह। पर देखिए वेपर फॉर्मेशन अबव द लिक्विड सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि दो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोहेशन की और एडेसिव की, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये जब हमारा देखिए जब ये वाटर होगा हमारा कोई भी वेपर होगा वो हमारा अबव द लिक्विड सरफेस बनेगा ना, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन से ज़्यादा जो लिक्विड सरफेस हमारी वेपर के साथ रिएक्शन कर रही होगी वो ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा उस पर, ठीक है। वहाँ पर जो वैल्यू होगी सरफेस टेंशन की वो इतना मायने रखेगी नहीं, ठीक है। इस वजह से देखिए वहाँ पर सरफेस टेंशन लगता है, ऐसा नहीं कि लगता नहीं है, लगता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, पर जो वैल्यू होती है वो लिक्विड सरफेस की ज़्यादा होती है ना कि सरफेस टेंशन की, ठीक है। तो लिक्विड सरफेस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी वेपर फॉर्मेशन के लिए, इसलिए आंसर आपका ए है, ठीक है। आपको कभी भी हमेशा याद रखना कि जब भी कोई वेपर लिक्विड सरफेस के ऊपर बने तो सरफेस टेंशन उसे फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका कि लेंस का फॉर्मूला क्या है। देखिए लेंस के फॉर्मूले में आपको हमेशा याद रखना है कि पहले एफ क्या होता है हमारा, यू क्या है हमारा और वी क्या है हमारा, ठीक है। इन तीनों का मतलब आपको याद रखना है। देखिए एफ से आप कुछ भी मान लीजिए, फोकल लेंथ मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यू क्या होता है हमारा, ठीक है, इनिशियल। वी क्या होता है हमारा, फाइनल। तो जब भी आपका फाइनल फोकल लेंथ से इनिशियल फोकल लेंथ हम माइनस कर देते हैं तो हमारा लेंस का फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है। देखिए सॉरी फाइनल से हम इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर होगा। उसके बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट पे आते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। देखिए जो सन की जो सबसे बाहरी परत है वो किस नाम से जानी जाती है, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना या लिथोस्फेयर, ठीक है। देखिए वो जानी जाती है कोरोना के नाम से, ठीक है। जो सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कोरोना के नाम से जानी जाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है ना वो थिन हॉट गैसेस से मिलकर बनी है जिसको कोरोना कहते हैं। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल इक्लिप्स, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपका सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है कि उस जो ब्लैक जो सर्कल होता है उसके चारों ओर हल्की हल्की सी रोशनी सी दिखाई देती है, ठीक है। तो वो आपकी कोरोना होती है। वो सिर्फ तभी दिखाई देती है जब आपका टोटल इक्लिप्स होता है, ठीक है। क्योंकि जब सन की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी तो वो इतनी पतली होती है ना वो एटमॉस्फेयर की, वो आपको दिखाई नहीं देगी, तो वो सिर्फ टोटल इक्लिप्स में ही आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, सी कोरोना। और देखिए इसके लिए जब हम एक स्पेशल सोलर टेलीस्कोप का जिसकी बात करें तो उसे कोरोना ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए वहाँ पर क्या है वो एक वर्चुअल सोलर इक्लिप्स पूरा जो होता है टोटल इक्लिप्स वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कोरोना शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। देखिए बहुत हाई टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। मर्करी थर्मोमीटर तो आपको पता है भैया हमारा टेम्परेचर नापने के आता है और हमारा टेम्परेचर इतना हाई होता ही नहीं है, इस वजह से ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर एक रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। पायरोमीटर इज ए टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस, ठीक। किसी भी सरफेस को रिमोटली मेजर करने के काम आता है आपका पायरोमीटर। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पायरोमीटर हैव हिस्टोरिकली एग्जिस्टेड, ठीक है। इन द मॉडर्न यूजेज it is a device that form a distance determine the temperature of the surface from the spectrum of the normal radiation it emits, process known as the pyrometer and sometimes radiometry। देखिए ये क्या होता है कि रेडिएशंस के टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होता है ना उसको भी नापने का काम आता है, तो हम इसको पायरोमेट्री या फिर कभी कभार हम रेडियोमेट्री भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक ये हमारा देखिए थर्मोइलेक्ट्रिक ऐसा है कि देखिए सरफेस बहुत गर्म हो सकती है हमारी और खासकर रेडिएशन के टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर नापने का काम आता है, ठीक है। हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या फिर मर्करी थर्मोमीटर यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंड रोज प्रेजेंट्स। देखिए विंड रोज क्या प्रेजेंट करता है या फिर क्या हमें देता है, विंड टर्बुलेंस, विंड डाटा, विंड प्रेशर या विंड टेम्परेचर। देखिए विंड रोज क्या है, ग्राफिक टूल है, ठीक है, जिसको हम मीटेरियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं,
ठीक है, जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं, किस लिए? टू गिव अस सनसेंट व्यू ऑफ हाउ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ पर्टिकुलरली लोकेशन। देखिए तो वो क्या दे रहे हैं, ठीक है, देखिए वो बता रहे हैं कि विंड की स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ बता रहे हैं, मतलब वो क्या दे रहे हैं, विंड का डाटा दे रहे हैं, ठीक है, वो विंड का डाटा दे रहे हैं। तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मैन परसीव साउंड वाइब्रेशन इन द फ्रिक्वेंसी रेंज। देखिए तो सबको लगभग पता ही होगा कि जो मैन होता है हमारा, वो साउंड वेव्स जो उसकी सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी इज द मैक्सिमम। देखिए अर्थ के कौन से हिस्से में हमारा वेट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, पोल पे, सेंटर पे, इक्वेटर पे या फिर सरफेस पे, ठीक है। इट विड बी इन दी पोल्स। देखिए पोल्स पर होगा, ये तो फैक्ट बात है। आपने देखा होगा, देखिए आप जब किसी मैग्नेट को लेते हैं तो जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर बनता है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बनता है उसके, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट उसी जगह पे होता है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा वहीं पर बनेगा, क्यों? क्योंकि वो हमारे अर्थ के सेंटर होते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे हमारे मैग्नेट में जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो पोल्स होते हैं, ऐसे हमारी अर्थ में भी पोल्स होते हैं जो हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं, और वो अर्थ के सेंटर कहलाते हैं। इसलिए वहाँ पर जो वेट ऑफ अ बॉडी है वो एकदम थोड़ा गला खराब है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए वो सबसे ज़्यादा हो गया पोल्स पे। पर अब देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपका, अगर आप 70 किलो के हैं, 70 के के हैं, तो अब पोल्स पे कितना हो जाएगा यार, 70.2 हो जाएगा, 70.1 हो जाएगा, बस इतना असर पड़ता है, इतना, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। लगभग वेट उतना ही रहेगा ओवरऑल 70 के आसपास, पर इफेक्ट पड़ता है। मैक्सिमम की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर हम छोटी छोटी वैल्यूज़ हमारी मायने रखती हैं। तो जब भी आप पोल से जब सेंटर की तरफ जाएंगे ना, तो आपका जो वेट होगा ना वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ए हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर, ठीक है। जो ENT डॉक्टर होते हैं आपके, वो कौन सा, जो उनके सर पे मिरर होता है वो कौन सा यूज़ करते हैं, वो करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए जो उनके हेड पे जो बैंड बना होता है उस पर जो वो रहता है कॉनकेव मिरर, उससे देखिए वो जो भी कर रहे होते हैं ना उन्हें थोड़ा ब्रॉड दिखता है, क्लियर दिखता है। आपने देखा डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, क्यों? थोड़ा ब्रॉड और क्लियर देखने के लिए। और साथ ही साथ उसके बीच में एक होल होता है, ठीक है। उस होल की वजह से क्या होता है कि जो कभी तो कभार क्या होता है कि कॉनकेव मिरर की वजह से जो फोटो होती है, जो पिक्चर होती है, वो थोड़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? कॉनकेव मिरर ए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। मैंने इनकी डिटेल भी जो हो सकती थी मैंने वो आपको बताई है। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अभी अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।